हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्विक रिवीजन चेंज सीरीज के साथ में। तो स्टार्ट करने के पहले थैंक यू सो मच फॉर परचेजिंग दीज वीडियोस एंड द बुक। आपने बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मटेरियल तैयार कर पाऊँ, एक ऐसे कुछ ऐसे वीडियोस बना पाऊँ जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और इंस्टीट्यूट के मटेरियल को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। तो यही ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने स्टार्ट किया था SCMP की क्लासेस से, और इसी में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। क्विक रिवीजन चेन सीरीज आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो क्विक रिवीजन चेन सीरीज में हम लोग कैसे करने वाले क्वेश्चन, जिसमें हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे एक बार क्विकली ओवरव्यू लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिविजिट हो चुके होंगे, ताकि आपको ध्यान में आते जाए कि हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें कवर करते हैं। ओके, और थोड़ा सा कहीं कहीं पे उसके डिटेल में चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। यानी कि ये क्विक रिवीजन चेन वीडियोस को स्टार्ट करने के पहले आपको अपनी मेन क्लासेस जो आपने ली होगी, या तो हो सकता है आपने मुझसे ली हो या फिर आपने किसी और टीचर से भी ली हो सकती है, तो आपको वो लेना है, वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको अपना सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट कर लेना चाहिए एक बार सब्जेक्ट को। और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्लासेस भी लिया है, उनको भी अगर लगता है कि एक बार सेल्फ स्टडी कर लेना चाहिए, तो वो कर ले। उसके बाद स्टार्ट करें इस क्विक रिवीजन चेन सीरीज को देखना। तो उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते जाएगा। ये मेन लेक्चर नहीं है, ये रिवीजन लेक्चर्स हैं। तो इसमें आपको क्विक मैनर में रिविजिट कराया जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था, इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीजें कवर की गई थी। ओके, अब सेकेंडली दो तरह के लोग हैं। एक है वो जिनका नवंबर 20 में अटेम्प्ट है, दूसरे लोग वो है जिनका नवंबर 20 में नहीं है, यानी कि मई 21, नवंबर 21 एंड सो फोर्थ। तो वो लोग को कैसे अप्रोच करना चाहिए इन लेक्चर्स को। तो नवंबर 20 वाले क्या कर सकते हैं, जब भी आप कॉस्टिंग के लिए टाइम निकाल रहे हो अपने स्केड्यूल में, तो कॉस्टिंग पढ़ लो। पढ़ने के साथ साथ अगर आपको लगता है कि इसको रिविजिट करना चाहिए, इसको एक बार देख लेना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्विक मैनर में रिविजिट होते जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करते हो, तभी आपको थोड़ा ब्रेक लेना है। यानी कि अपन ने 8 घंटे की पढ़ाई करी, उसके बाद लगता है कि 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, आधे घंटे का ब्रेक लेना चाहिए। तो वो ब्रेक टाइम में आप क्या कर सकते हो, रादर देन गोइंग टू समथिंग एल्स, अगर आपको लगता है कि साथ में कॉस्टिंग रिवाइज करना चाहिए, तो ये वीडियोस आपको चलाने, सिट बैक, रिलैक्स, पुट योर ईयरफोन्स, और ये वीडियो आप चला सकते हो। अगर आप वॉक करने जा रहे हो, ये ईयरफोन्स आप लगा के वीडियो चला सकते हो। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रिविजिट होता जाएगा। वो लोग जिनका मई 21 या फिर नवंबर 21 एंड सो फोर्थ एग्जामिनेशन है, तो उन लोग को क्या करना चाहिए, अगर आपका क्लासेस कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद बिफोर जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग 10 दिन का ब्रेक ले लीजिए, अगर ले सकते हैं तो। और वहां पर आप इस वीडियो को देख के और क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी साथ में कीजिएगा। तो आपका पूरा सब्जेक्ट ऑल एंड ऑल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है करने के लिए, तो कुछ 45 क्वेश्चंस मैंने अपने फ्री रिसोर्सेज में वेबसाइट के ऊपर डाले हुए हैं, उनको आप कर सकते हो। वो स्पेशल क्वेश्चंस है जो मैंने अलग से छाटे हुए हैं RTP, MTP और पास्ट पेपर्स में से। उन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा पोर्शन कवर हो चुका होगा अपने सब्जेक्ट का। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, वी डोंट हैव इनफ टाइम टू टेक अ ब्रेक फॉर 10 to 15 डेज, हमें डायरेक्टली जंप करना पड़ेगा दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस के ऊपर, तो साथ में क्लासेस लेते लेते साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप निकाल लीजिए। आई एम आस्किंग फॉर 1 आवर, मैक्सिमम 2 आवर्स। और वो 1-2 घंटे में आपको क्या करना है, उस टाइम में आपको एक बार ये लेक्चर को देख लेना है, यानी कि इस वीडियो को आपको सुन लेना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप उसको लिख के करो, ठीक है। ऑल्दो लिख के करना इज प्रेफरेबल, बट अगर आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि लिख के कर पाओ, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स विच यू हैव टू कवर, उसके भी होमवर्क होता है, उसका भी क्वेश्चन करना होता है। तो ये सारी चीजें मैं डेफिनेटली समझता हूँ, बट अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप क्या कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को साथ साथ में सॉल्व करते जाइएगा। बट इन केस अगर आप नहीं कर पा रहे सॉल्व, तो ऊपर ऊपर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि उसके सॉल्व करने का पैटर्न क्या रहा। ओके, तो इस तरह से आपको क्विक रिवीजन चेन सीरीज को यूज करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसके पहले एक सीरीज में आपको सारे चैप्टर्स बता देता हूँ कि किस तरह से लिंक होते हैं। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है कुछ भी प्रोड्यूस करना, तो वो डेफिनेटली उनका जो प्रोडक्ट होता है या सर्विस होता है, अपन बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट जो होता है उनका, वो किसी ना किसी पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, राइट। अगर मुझे फोन एक प्रोडक्ट की तरह देखना है, तो वो मेरी प्रॉब्लम जो थी कि मैं कम्युनिकेट करने में बहुत टाइम ले रहा था। अगर लेटर्स के थ्रू करता हूँ, टेलीग्राफ्स के थ्रू करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। इनफैक्ट ईमेल भी इतना ज़्यादा ईजी टू यूज़ नहीं था जितना फ़ोन अपने लिए हो चुका है। ओके, तो
उस वे में फोन एज अ प्रोडक्ट मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट। तो ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और अपन ऑन अ मास लेवल अपने ऑडियंस या फिर आप कह सकते हो कि अपन कस्टमर्स होते हैं जो कि इन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उसने तो प्रोडक्ट बना दिया, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करने का है। वो सर्विस नहीं कर रहा है, सोशल सर्विस नहीं कर रहा है, वो प्रॉफिट अर्न करने वाला है। तो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी होने के लिए उसको कई सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे कि सबसे पहले उसका कॉस्ट क्या रहेगा, वो कॉस्ट कम से कम रखने की कोशिश करेगा ताकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। अगर वो प्राइस भी मार्केट के हिसाब से नहीं रख के अपने हिसाब से डिक्टेट कर सकता है तो भी, राइट। बट अगर मार्केट के हिसाब से डिक्टेट करता है तब भी उसको ये देखना पड़ेगा कि प्राइस वो मार्केट के हिसाब से रखे ताकि लोग उसको परचेज करेंगे। वरना क्या होगा कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास लोग चले जाएंगे तो उसका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है। तो इस तरह की चीजें कुछ कंसिडर करनी पड़ती है और इसके लिए अपने को काफी सारी चीजों को कवर करना पड़ता है यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले अपने को मार्केट में अपनी पोजीशन क्या है, अपन क्या देना चाहते हैं कस्टमर को, वो कैसे देना चाहते हैं, उसको अपन ज्यादा से ज्यादा वैल्यू किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना कॉस्ट कहाँ पर बच सकता है, अपन कैसे अपना इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं अपने प्रोसेस के अंदर। तो पूरे प्रोसेस को इंप्रूव करना, इसके लिए सारी तरह के एनालिसिस जो अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 चैप्टर 3 के अंदर, वो सारी चीजें कवर हो जाती है अपने ये सारे पॉइंट्स के अंदर। उसके बाद जब अपन एक्चुअली में सेल करने लग जाते हैं तो सेल करने के पहले अपने को बनाना पड़ता है। वो बनाने के पहले आपको डिसीजन लेना पड़ता है जो कि डिसीजन मेकिंग के अंदर आता है कि आप कैसे बनाने वाले हो। तो रेलेवेंट कॉस्ट, कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं बनाने के, तो आप कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे, वहां पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, अपन कैलकुलेशंस करते हैं तो अपने को पता चलता है कि ये वाला ऑल्टरनेटिव नहीं, ये वाला ज्यादा बेहतर है। तो अपन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आ जाता है कि अपन कितना ज्यादा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, फेलियर कॉस्ट क्या है, अपना प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है। तो इस तरह की सारी चीजें कवर अप हो जाती है। फिर आता है आपका प्राइसिंग डिसीजन, आपको प्राइस कितना रखना है, तो प्राइसिंग डिसीजन इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपका डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग भी आ जाता है, क्योंकि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिविजन है जो कि एक दूसरे के साथ में भी ट्रेड करते हैं, तो डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग भी आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। उसके अलावा आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो परफॉर्मेंस को मेजर करना, इवेल्युएट करना भी जरूरी होता है ताकि आप उसको और ज्यादा इंप्रूव कर पाओ। तो परफॉर्मेंस मेजर्स को सेट करना, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करना, इवेल्युएशन करना, एनालिसिस करना। देन कम्स योर बजटरी कंट्रोल, जहां पर आप पहले से एक टारगेट तो सेट करोगे ना कि ये तो आपको अचीव करना ही है। अगर आपने प्रॉफिट मोटिव के बेसिस पर भी सोचा तो आप पहले से एक टारगेट तो रखोगे ना कि इतना प्रॉफिट तो आपको अर्न करना ही है। उतना आप अर्न कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे कितना ज्यादा दूर हो, ये सारी चीजें देखने के लिए अपने को एक टारगेट सेट करना पड़ता है जो अपने बजटरी कंट्रोल के अंदर आता है। एंड द लास्ट थिंग इज कि अपन उससे वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन देख रहे हैं कि अपन कितना ज्यादा पीछे हैं, कितना आगे है, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहां पर आ जाता है। और फिर यहाँ से अपना कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। अपन वापस से कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जैसे 6 सिग्मा हो गया, बीपीआर हो गया। ये सारी टेक्निक्स को यूज करते हुए अपन अपने इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं प्रोसेस में। और इस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो फंक्शन करता रहता है इन साइक्लिकल मैनर। तो इस तरह से पूरा साइकिल चलता है अपने बिजनेस का। और ये सारी चीजों को कवर किया गया अपने कॉस्टिंग सब्जेक्ट में। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। और इसके आने का रीजन है कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की काफी सारे लिमिटेशंस थी, तभी अपन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर आए। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है, तो इस तरह से अपन शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। सबसे पहले आता है लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर अपन ने देखा था IIFRS, IFRS से इसको याद रखा था। ये इग्नोर करता है कॉम्पिटिशन, मार्केट ग्रोथ, कस्टमर रिक्वायरमेंट। उसके अलावा इग्नोर करता है डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। तो ये सारी चीजें जो कैप्चर नहीं कर रहा था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, वो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कवर करता है। ओके, अब ये कैसे, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। वो ये है कि आप जब मैथ सॉल्व करते थे अपने बचपन में, जहां पर क्वेश्चन आते थे इस तरह के कि अगर 4 लोग मिलकर एक दीवार को बिल्ड करते हैं, एक वॉल बिल्ड करते हैं, तो वो 2 दिन लगाते थे। और 2 लोग करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो अपन आंसर लिखते थे 4 दिन, राइट। बट अपन ने ये कंसिडर किया कभी भी कि वो 2 लोगों में एफिशिएंसी कितनी है। हर इंसान एक तरह से ही काम थोड़ी करता है, हर एक की एफिशिएंसी अलग होती है। तो अपन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में जब डील कर रहे थे तो नंबर्स के साथ डील कर रहे थे। अपन जब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पे आए तो अपन ने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखना शुरू किया। और वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखने की वजह से अपन कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ जैसी चीजें देखने लग गए। बट ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें कैप्चर नहीं होती है। उसके अंदर हम लोग अपने नंबर्स के ऊपर फोकस करते हुए इंटरनली कुछ काम कर रहे होते हैं। ओके, ये काम कैसे करते हैं कि अपन ने एक टारगेट सेट किया और वो टारगेट को मीट करता है अपना जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रहा है। बट अपन ने टारगेट क्या मार्केट के हिसाब से सेट किया था, अपना टारगेट मीट हो गया तो क्या अपन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। अपने को कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उनके साथ में कंपैरिजन करना पड़ेगा। मार्केट का ग्रोथ कितना है उसके हिसाब से अपने टारगेट्स
अपने को रिवाइज करने पड़ेंगे, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है। पता चला कस्टमर का रिक्वायरमेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अगर आपने वो कैप्चर नहीं किया तो होगा क्या कि थोड़े टाइम तक आपको वो टारगेट्स मीट होते हुए दिखाई देंगे, बट इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग पर्सपेक्टिव आपको कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज कस्टमर आपके छूटते चले जाएंगे। ओके, तो इस तरह से इग्नोरेंस यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, कॉम्पिटिशन का, मार्केट ग्रोथ का, कस्टमर रिक्वायरमेंट का, एंड देन डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स होता है अपना। बेसिकली अगर बहुत ही सिंपल टर्म में याद रखें तो आप मान लीजिए सप्लाई डिमांड, तो डिमांड सप्लाई का जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमांड किस चीज की है, इकोनॉमिक्स पे अगर आप याद करोगे अपना 12th स्टैंडर्ड, अपना 11th स्टैंडर्ड, तो वहां पर आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब अपन बात करते हैं तो कुछ चीजों को अपन कांस्टेंट लेके चलते हैं और सिर्फ लेके चलते हैं प्राइस और डिमांड का फ्लक्चुएशन, बट अपन उन चीजों को कांस्टेंट ना ले, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, ओके, उसके अलावा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो ये सारी चीजों को इग्नोर करता है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और फोकस जो है वो बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर है, क्योंकि मैंने आपको बताया नंबर्स के ऊपर खेल रही है, उसके अलावा कुछ चीज नहीं दिख रहा है, तो कॉस्ट रिड्यूस करने के पीछे लगा हुआ है, उसको मैनेज करने का यहाँ पर इंटेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करना है। उसके पीछे उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, अगर हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाए तो वो इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वो चीज को इग्नोर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन ने अपना सेटअप करते हैं किसी फॉरेस्ट एरिया में जहां पर अपने को सस्ता पड़ेगा रेंट, तो हो सकता है कि आपने वहां पर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वहां पर सेटअप कर लिया, बट फिर आपको देखने को मिला कि सोसाइटी जो है वो आपके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फॉरेस्ट एरिया में आप लोग फैक्ट्री लगाओ और हार्म करो अपने एनवायरमेंट को। तो इस तरह की एक बेसिक सा एग्जांपल अगर अपन ले ले तो एक्सेसिव फोकस यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर है, बट उसके पीछे के नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है। सो फोकस इज ऑन कॉस्ट रिडक्शन ओनली। लिमिटेड फोकस है ऑन द रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन। रिव्यू की बात नहीं चल रही है, इम्प्रोवाइजेशन की बात नहीं चल रही है। एक सेट प्रोसीजर से अपन चलते आ रहे हैं कि अपन ने एक टारगेट सेट कर दिया, वो टारगेट भी मार्केट के हिसाब से नहीं है, उसको मैच करना है तो मैच करना ही है। उसके लिए अपन कितना भी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए तैयार हैं, कितना भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए तैयार है। वो अगर अपना मैच हो जाता है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसको रिवाइज करने के लिए भी बेसिक सा प्रोसीजर रखते हैं ये लोग। जनरली क्या होता है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में कि एक परसेंटेज फिक्स कर दिया कि अगर अपन ने समझ लीजिए 50 रुपए का कॉस्ट रिडक्शन का टारगेट मीट किया है तो अब आपको 5 रुपए और कम करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम में आपको 5 रुपए और कम करना पड़ेगा, फिर 5 रुपए और कम करना पड़ेगा, फिर 10 रुपए कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक अपने मन से कुछ नंबर अज्यूम कर लिया, बट एक्चुअल में मार्केट में एक ऐसा सिचुएशन चल रहा है वो कंडीशंस को तो इन्होंने कंसीडर किया ही नहीं। सो दैट इज लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। रिएक्टिव अप्रोच होने के बाद रिएक्ट करते हैं। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर तो हम लोग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, तो आपके हो जाने के बाद रिएक्ट नहीं किया जाता है, आपका प्रोएक्टिवली उस तरह का डिसीजन चलता रहता है। सो रिएक्टिव अप्रोच यहां पर देखने को मिलता है एंड आउटलुक है शॉर्ट टर्म, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल में बताया। देन कम्स आवर हीरो विच इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये बोलता है कि हमें स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करना है। सिंपल सी बात है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट बनाना है, उसकी पोजीशन को इंप्रूव करना पड़ेगा उसकी इंडस्ट्री के अंदर, और वो करने का एक ही तरीका है, वो है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कि दो ही तरीके से हासिल किया जा सकता है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड सेकंड इज कॉस्ट लीडरशिप। उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करें, ठीक है। उसको सपोर्ट करते हुए डिसीजन अगर आप लोगे तभी उसमें इंप्रूवमेंट आ पाएगा, और ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर अपन फोकस करेंगे। ऐसे नहीं कि इंप्रूव किया और फिर वहां पर रुक गए, आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। और इसकी नेसेसिटी कैसे डेवलप होती है, इसकी नेसेसिटी इस वे में डेवलप होती है कि वहां पर शॉर्ट टर्म आउटलुक था, यहां पर अपन लोग लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। वहां पर फोकस था रिव्यू और इंप्रोवाइजेशन पर कम, बट यहां पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। वहां पर अपन किसी भी ऐसी तरह की बात नहीं कर रहे थे कि अपने स्ट्रैटेजिक पोजीशन को अपने को इंप्रूव करना पड़ेगा, बट यहां पर अपन लोग ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव पकड़ के और उसके ऊपर वर्क करने की बात करते हैं, यानी कि आपका पोजीशन इंप्रूव होना चाहिए, आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना चाहिए। तो वो नेसेसिटी अपने को क्लियरली यहीं से दिखने लगती है, और वो नेसेसिटी के पीछे कुछ पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स ये है कि अपने को स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इस सारी चीजों में कैसे हेल्प करता है। तो वो हेल्प इस तरह से करता है कि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, और वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर अपन एलोकेशन जो है वो एक्टिविटी बेसिस पर करते हैं। तो अपने को स्ट्रक्चर्ड वे में, डिटेल्ड मैनर में कॉस्ट स्ट्रक्चर पता चलता है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन पता चलता है, और उसकी मदद से अपन बेटर एनालिसिस कर पाते हैं। तो अगर आपको बहुत डिटेल में जाके कॉस्ट डेटा को एनालाइज करना है तो उसके लिए आपको चाहिए कि कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपका बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में,
डिटेल्ड मैनर में, ऐसा अप्रोच से बनाया जाए और आपके पास रेडी होके आए कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों को स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इनेबल कर देता है और इस वे में अपन लोग अटेन कर पाते हैं अपना सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि अपन बेटर डिसीजन ले पाते हैं। तो अगर आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो गया तो डेफिनेटली सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आता है आपका इसका डिफरेंस, वो आप देख सकते हैं एक बार। उसके बाद कंपोनेंट्स बताए गए स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के। तो कंपोनेंट्स के अंदर 3 कंपोनेंट अपन देखने वाले हैं। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, सेकंड इज आपका कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड थर्ड इज वैल्यू चेन एनालिसिस। तो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस में तो हम लोग देखते हैं कि अपन कौन सी पोजीशन पर है कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स। तो कंपनी की रिलेटिव पोजीशन विद इन इंडस्ट्री और वो अपना कौन सा काम करने वाला है, यानी कि किस तरह का काम करने वाला है, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू डज इट वांट टू क्रिएट, एंड वो उसको कैसे करेगा डिफरेंटली देन राइवल्स। अगर अपन सेम काम भी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको भी पेपर लिखना है और आपके एक फ्रेंड को भी पेपर लिखना है, तो एक तरह से आपका यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो है नहीं, तो कॉम्पिटिशन में आप हो नहीं, बट अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता तो आप कैसे कंपीट करते एक दूसरे के साथ में, आप दोनों ही ऐसा क्या करते। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू डू यू वांट टू क्रिएट? इट इज वेरी सिंपल कि आपको पेपर अच्छे से लिख के आना है, उसके लिए आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। हाउ दैट वैल्यू विल बी क्रिएटेड, आप तैयारी बहुत अच्छे से करोगे, बट हाउ इट इज डिफरेंट, आप भी तैयारी अच्छे से कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी तैयारी अच्छे से कर रहा है, तो डिफरेंटली कैसे हुआ। तो यहाँ पर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्पेसिफाई करने के लिए कि आपको राइवल से यानी कि कॉम्पिटिटर से डिफरेंटली अपना वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, और ये अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस के अंदर। तो कुछ फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक पोजीशन को, वो है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, कल्चर एंड सिस्टम। इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ, वो ये है कि अगर अपन किसी भी पर्सन की पोजीशन देख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसका नाम अपन लेते हैं राजू, और दूसरा पर्सन लेते हैं इसका नाम है सचिन, ठीक है। राजू और सचिन 2 पर्सन है। अब राजू और सचिन दोनों ही बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अपने को इनमें से एक से काम कराना है अपना कुछ भी, दोनों बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अपन ये जानते हैं, वो लोग भी इंटरनली जानते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है, दोनों के पास रिसोर्सेज कॉम्पिटेंसीज सेम लेवल की है, ओके। तो दोनों इक्वल लेवल पर चल रहे हैं। एक्सटर्नली अपन जानते हैं कि वो दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों के पास इक्वल टाइप के रिसोर्सेज, तो सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि किससे कराना चाहिए। बट वहीं पे जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो ये होता है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसका वैल्यू सिस्टम बहुत ज्यादा है, यानी कि वो वैल्यू एथिकली काम करता है, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी उसी तरह से वर्क करता है। तो अगर आपके मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है और उन ऑर्गेनाइजेशन में से अगर आप देखोगे कि डिफरेंट कौन सा है, तो वो पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब लोग सेम लेवल पे अगर काम करते हैं और इक्वल लेवल पे एक दूसरे को कंपीट करते हैं, तो उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर मुझे चुनना हो तो मैं लास्ट पॉइंट पर लेके चले जाऊंगा, और वो पॉइंट होगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू का। और कभी कभी वो होता है कि अपन कल्चर, सिस्टम और वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उसके रिसोर्सेज से भी ज्यादा, ओके। तो ये 3 तरह के फैक्टर आपकी पोजीशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे कि आप अपने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि आपके लिए रैंक करेगा नंबर 1 या नंबर 2 पे या नंबर 3 पे आउट ऑफ, अगर 10 ऑर्गेनाइजेशन के बाद बात करें तो डेफिनेटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है कि वो कितना ज्यादा डायनामिक है, इंटरनली उसके पास रिसोर्स कितने वो भी अफेक्ट करता है, बट साथ में ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू कल्चर सिस्टम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इंटरनली भी वो वैल्यू सिस्टम जो है वो ड्राइव करता है ऑर्गेनाइजेशन को टुवर्ड्स बेटर ग्रोथ, और एक्सटर्नली अगर अपन देखते हैं तो अपने को दिखता है कि नहीं यार, ये जो है सोसाइटी के लिए बहुत काम करते हैं, ये लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एनवायरमेंट के लिए बहुत काम करते हैं, उसको डैमेज नहीं करते, और इस तरह की कुछ कॉजेज के लिए वर्क करते हैं, कुछ कॉजेज में बिलीव करते हैं, CSR यहाँ पर आ जाता है, तो इस तरह के वैल्यूज कल्चर सिस्टम भी वर्क करते हैं। सो ये सिंपल तरीका है याद रखने का, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू कल्चर एंड सिस्टम। उसके बाद है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। तो 2 तरह के अपने को कॉस्ट ड्राइवर्स बताते हैं यहाँ पर, स्ट्रक्चरल एंड एग्जीक्यूशन। स्ट्रक्चर इज बेसिकली अबाउट द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, स्कोप पे काम कर रहे हो, तो फिर आपका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होते हुए दिखेगा, क्योंकि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएगा। लर्निंग कर्व भी इंपैक्ट करता है यहाँ पर कॉस्ट को। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स वर्क करते हैं। और अगर अपन बात करें एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स की, तो वो ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। एग्जीक्यूशन यानी कि ऑपरेशन, तो ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। और ऑपरेशनल ड्राइवर्स में अपन देखते हैं कि अपना जो वर्कफोर्स है अगर वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता है टुवर्ड्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, तो धीरे धीरे अपना कॉस्ट कम होते हुए अपने को दिख जाएगा। उसके अलावा उनका एफिशिएंसी कितना है, उनका लर्निंग कितना है। सो मैनेजमेंट स्टाइल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि मैनेजमेंट स्टाइल की वजह से ही तो आपके जो वर्कर्स होंगे वो और ज्यादा बेहतर बनते जाएंगे, क्योंकि उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन ने आगे भी देखा है कई बार, ओके। तो सब्जेक्ट के अंदर अपन ने कई बार देखा हुआ है कि वर्कफोर्स को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मोटिवेटेड रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके पीछे अपन परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर कितनी सारी बातों के ऊपर फोकस करते हैं कि अपना परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऐसा होना चाहिए कि वर्कफोर्स जो है अपना डीमोटिवेट ना हो जाए। ऑलराइट, तो ये एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स के अंदर आता है। देन द थर्ड पॉइंट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक
कॉन्सेप्ट है जो कि अपने को पूरे चैप्टर पूरे सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बताता है कि आपके पूरे प्रोसेस में से हर एक्टिविटी को अलग कर दो कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो इस प्रोसेस में, और इस प्रोडक्ट को बनाने से लेकर इनफैक्ट मटेरियल खरीदने से लेकर बनाने तक, और बनाने से लेकर बाहर पहुंचाने तक, बाहर पहुंचाने से लेकर सेल करने तक, और उसके बाद की सर्विसेज तक। ये सारी एक्टिविटीज में से आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो सबको ब्रेक डाउन कर दो, और फिर देखो कि कौन सी वैल्यू एडिंग है, कौन सी नॉन वैल्यू एडिंग है। अगर कोई आपको लगता है कि नॉन वैल्यू एडिंग है तो उसको हटा दो और वैल्यू एडिंग के ऊपर ही काम करो। इससे आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा और आपका जो इंप्रूवमेंट दिखेगा बनने के अंदर, यानी कि आपका प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगा तो प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से यू कैन अचीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एज वेल एज योर कॉस्ट लीडरशिप। तो वैल्यू चेन एनालिसिस अपने को हेल्प करता है इस पार्ट में। वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर अपन देखा है कि 5 तरह की एक्टिविटी की बात की जाती है, वो है प्राइमरी एक्टिविटीज, उसके बाद 4 सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर ये जो 5 प्राइमरी एक्टिविटीज है आप जानते ही हो, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। ये क्या होती है, क्यों होती है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो इसमें बहुत ही लॉजिकली अपने को पता है, तो अपने को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी सपोर्ट एक्टिविटीज के अंदर आता है प्रोक्योरमेंट, क्योंकि सब कुछ वहीं से तो शुरू होता है। द सेकंड पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये सॉफ्टवेयर अगर मेरे पास नहीं होता तो फिर मैं आपको कैसे पढ़ा रहा होता, राइट। तो सॉफ्टवेयर होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक छोटा सा पार्ट दिखता है अपने को पूरे काम के अंदर, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, द थर्ड पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि लोग होते हैं तो उनकी वजह से चलता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। उन लोगों को मैनेज करना, उनको सिलेक्ट करना, लेके आना, उनको ट्रेन करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने को दिखती नहीं है बट इट लेज अ फाउंडेशन। ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा ही आपको ऊपर उठाती है। तो अकाउंटिंग, लीगल, फाइनेंस, प्लानिंग आप जानते ही हो, क्योंकि अपन ऑडिट सेक्टर में काम करते हैं बहुत ज़्यादा अपनी आर्टिकलशिप टाइम में। तो अपने को पता है कि अकाउंटिंग, लीगल, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग, ये सब चीज़ें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इनफैक्ट ऑन अ सेकेंडरी नोट गवर्नमेंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अलग लेवल पर काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट के साथ में अच्छी डीलिंग, कई सारे डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आना, वो सारी फेयर डीलिंग्स होनी चाहिए। और फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें अपनी कवर होती है। फॉर एग्जाम्पल अपना जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ज़्यादातर कंपनीज का, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अंडरटेक कर लेता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसे कहा जाता है कि ये फॉर्मेलिटी हो रही है, वो सारी चीज़ें कंपनी सेक्रेटरी भी कई बार हैंडल कर लेता है। इसके बाद आते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर अपन देख रहे हैं कि कौन सा फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है। तो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर अपने को सबसे पहले देखने को मिलता है कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसके अंदर अपन देखते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस, TBTBR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर केस स्टडी बनाई हुई है एक बहुत ही अच्छी, जिसको लिंक किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है इन्होंने डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ में। तो वहाँ पर 2 अपने को दिखते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ अपने सप्लायर्स। तो इस दोनों चीज़ों को मर्ज किया हुआ है उन्होंने, और बहुत ही ब्यूटीफुल एक केस स्टडी उन्होंने बना रखी है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ में। तो इसके लिए आपको ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विस, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, राइवलरी अमंगस्ट फर्म्स। ये अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि आपको याद नहीं होगा। इसके अंदर क्या है, लॉजिकली आपको याद होना चाहिए कि अगर अपन बात कर रहे हैं व्हाट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, डेफिनेटली आपको याद होगा कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कब ज़्यादा होता है, वो तब होगा जब भी सप्लायर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और बायर्स कम है, या फिर एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे स्विच होने का जो कॉस्ट लगने वाला है वो काफ़ी कम है, या फिर जो बायर है वो बहुत बल्क में परचेज करना चाहते हैं। तो उस वे में आपको देखने को मिलेगा कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। When the bargaining power of buyers is high, they would be in a position to dictate terms to the firm. Similarly, अगर सप्लायर का ज़्यादा होगा तो वो डिक्टेट करेंगे और बायर्स यहाँ पर वो टर्म्स को ले रहे होंगे, यानी कि डिक्टेशन होगा अपने सप्लायर्स की तरफ से। तो इस तरह से वर्क करते हैं अपने TBTBR। और उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस अपना सेकंड फ्रेमवर्क है। कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर आप ये देखते हो कि आपके पास ऐसा कौन सा यूनिक स्किल है जो कि आपको डिफरेंशिएट करता है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। ओके, तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि जनरली अपन देखते हैं गर्ल्स के अंदर ये होता है एक फीचर कि वो लोग जब भी आंसर्स को लिखते हैं तो उसको एक सुंदर हैंडराइटिंग होता है, एक ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग होता है, उसके अलावा उसमें हाईलाइट करना, प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर इनबिल्ट होती है, पता नहीं कैसे। तो वो कोर कॉम्पिटेंसी उनकी दिखती है, वो उनके आंसर शीट को सेपरेट बनाती है, यानी कि डिफरेंट बनाती है अपने जनरल आंसर शीट के कंपैरिजन में। ओके, तो ये होता है एक यूनिक स्किल या फिर एक डिस्टिंक्टिव स्किल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मेमोरी बहुत शार्प होता है, उनको याद रखने का बहुत अच्छा पावर मिलता है, तो उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडेज, जहाँ पर अपने को पैराग्राफ नंबर्स नहीं पता होते, वो लोग पैराग्राफ नंबर्स लिख के आ जाते हैं।
बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पर इनका एक यूनिक स्किल होता है जो कि डेफिनेटली गॉड गिफ्ट होता है। तो ये यूनिक स्किल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उनको बिल्ड करना पड़ता है, और ये यूनिक स्किल किस बेसिस पर हो सकते हैं, तो 3 तरीके से अपन देख सकते हैं। फर्स्ट इज एंड प्रोडक्ट बेनिफिट। अगर आपके प्रोडक्ट का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, एंड में जो कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है उसको अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है जो कि और किसी प्रोडक्ट से नहीं मिल रहा है, तो वो आपके लिए कोर कंपिटेंसी हो जाएगी। द सेकंड पॉइंट इज कि आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट का एक्सेस है, तो फिर आपका सेल हमेशा ज़्यादा रहेगा कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। द थर्ड पॉइंट इज डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि कॉपी नहीं किया जा सकता आसानी से, तो फिर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फायदा उठाने वाले हो, और हो सकता है कि आपने पेटेंट करा रखा हो तो दूसरे लोग जो है वो कॉपी नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको एक कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस के अंदर देखने को मिलता है कि आपका कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। नाउ योर कोर कॉम्पिटेंसी शुड ड्राइव द बेसिक सेल्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मेजर सेल्स आपको इस कोर कॉम्पिटेंसी से अचीव करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर जो ले रहा हूँ, उसके अंदर अगर मेरा कोर कॉम्पिटेंसी जो मुझे लगता है, जो कि मुझे कुछ लोगों ने फीडबैक दिया हुआ है कि मैं पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट मटेरियल के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो एक तरह से मैं मानता हूँ कि एक और कॉम्पिटेंसी एनालिसिस है, बट वहीं पे अगर कोई दूसरा टीचर आ गया और वो भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बेसिस पर ही पढ़ा रहा है, तो फिर मेरा कोर कॉम्पिटेंसी क्या रह जाएगा। तो मुझे फिर से असेस करना चाहिए कि मेरा कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, राइट। अब डेफिनेटली टीचिंग लाइन में तो ये होता है कि आपको जिसका समझ में आ जाए उसका बेहतर है। उसके अलावा आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आते हो, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हो जो आपको डिफरेंशिएट करती है। तो इस तरह की कुछ डिस्टिंक्टिव स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, वो डिस्टिंक्टिव स्किल्स आपको अलग बनाती है। सो दैट इज कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है 2 चीज़ें, एक तो रिसोर्सेज और दूसरा कैपेबिलिटीज। रिसोर्सेज आपके पास है तो आप उसको यूज कर सकते हो, वो रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि दूसरों के पास नहीं है, या फिर दूसरे उनको ये तो ला ही नहीं सकते, ठीक है, कहीं ना कहीं से उसको कॉपी नहीं कर सकते या फिर कहीं से खरीद नहीं सकते, ऐसे रिसोर्सेज जो कि स्पेसिफिकली आपके लिए ही अवेलेबल है, तो वो रिसोर्सेज आपके लिए कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। सेकेंडली, वो रिसोर्सेज आपके पास है बट उसको यूज करने की कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसोर्सेज सेम लेवल के सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास है तो उसको बेस्ट यूज कौन कर सकता है, वो आ जाता है पॉइंट कैपेबिलिटी के ऊपर। तो ये दोनों चीजें आपकी कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज अपना सेगमेंटेशन एनालिसिस। इसके अंदर अपन देखते हैं कि एक इंडस्ट्री के अंदर कितने तरह के सेगमेंट्स हैं और उसके अंदर किसके क्या एडवांटेज है, किसके क्या डिसएडवांटेज है, कौन से सेगमेंट के अंदर अपने को एंटर करना चाहिए, कहां से एग्जिट करना चाहिए, और कौन से मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर अपन जा सकते हैं। अगर किसी सेगमेंट के अंदर अपन है तो अपने को वहां पर कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो दैट इज योर सेगमेंटेशन एनालिसिस। फिर आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जहां पर अपन लोग बेसिकली लो कॉस्ट एडवांटेज और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की ही बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन एडवांटेज क्या होता है कि कस्टमर परसीव कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट सुपीरियर है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट सुपीरियर हो या नहीं हो, अगर कस्टमर ने परसीव कर लिया कि आपका प्रोडक्ट सुपीरियर है तो वो प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाएगा। वहीं पर रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज के अंदर आपका टोटल कॉस्ट जो है वो आप कम करने की कोशिश करते हो ताकि आप अपना प्राइस कॉम्पिटिटर से कम रख सको या फिर उसके लेवल पर रख के आप बेटर फीचर्स प्रोवाइड कर सको अपने प्रोडक्ट के अंदर। सो दैट इज योर डिफरेंशिएशन एंड रिलेटिव लो कॉस्ट एडवांटेज। तो इस तरह से अपने वर्क करते हैं ये दोनों चीजें। डिफरेंशिएशन एडवांटेज 3 तरह से आती है, तो आपके पास सुपीरियर क्वालिटी है, या फिर आपके पास सुपीरियर इनोवेशन है, या फिर आपके पास सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्वालिटी के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि उनका क्वालिटी का लेवल मैच करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो वो उनके लिए एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नई से नई चीजें लेके आ रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, कुछ नया फीचर लेके आ गए जो कि अभी तक देखा नहीं, अनदेखा, अनसुना, अनबिलीवेबल टाइप का एक इनोवेशन वाला चीजें लेके आते हैं, फीचर लेके आते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो ये सुपीरियर इनोवेशन क्रिएट करता है। सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है सेम लेवल पे वर्क कर रही है बट एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे रही है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो नई नई चीजें लेके आ रही है, उसको प्रोवाइड करती जा रही है। दूसरी कंपनी है जो कि सेम लेवल पर थी बट वो इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही कस्टमर को, तो इस वे में उसको सुपीरियरिटी मिल जाती है। सो इस तरह से डिफरेंशिएशन एडवांटेज वर्क करता है। लो कॉस्ट एडवांटेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड देन अपना आता है वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसके लिए आता है फर्स्ट इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस में आप देखते हो कि आपकी कौन सी प्रोसेस है, वो प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का इंटरलिंकिंग आप देखते हो, यानी कि एक एक्टिविटी करिए अब इसके बाद दूसरी एक्टिविटी करना जरूरी हो जाएगा। तो ये दोनों करना ही जरूरी है क्या? अगर दोनों लिंक्ड है और दोनों ही करना जरूरी नहीं है तो दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। अगर दोनों ही जरूरी तो इन दोनों को रखो, अगली एक्टिविटी के ऊपर जाओ। तो आपको चेन बनाते बनाते पता चल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी तो जरूरी नहीं है, प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि एक एक्टिविटी अपन कर रहे हैं तो उसकी वजह से दूसरी एक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली हो रही है या फिर करना जरूरी होगी ही।
तो आपको लिंकिंग पता चलती है। एक एक्टिविटी कम करी तो दूसरी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, एक एक्टिविटी ज़्यादा करी तो दूसरी एक्टिविटी कम करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अपने को लिंकिंग पता चलती है। वो इंटरलिंकिंग की वजह से अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किसके अंदर कौन सी एक्टिविटी के अंदर अपने को कितना कॉस्ट लग रहा है। पहले तो टोटल कॉस्ट अपन ने पता लगाया, फिर एक्टिविटी वाइज ब्रेक कर दिया और वो एक्टिविटी को अपन कॉस्ट एलोकेट करते गए एंड देन वी नो कि इस एक्टिविटी को अगर अपन हटाते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं तो अपना इतना कॉस्ट कम बच जाएगा, राइट? इतना कॉस्ट अपना बच जाएगा। तो वो कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई किए अपन ने हर प्रोसेस के। उसके बाद अपन कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो वैल्यू चेन एनालिसिस आपको इस तरह से हेल्प करता है। इसके अंदर एक पार्ट आता है इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। इसके बाद आता है आपका इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस के अंदर आप वही सबसे पहले वही देखते हो कि आपकी प्रोसेस क्या है, उसके अंदर एक्टिविटीज क्या क्या है, उसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कि डिफरेंशिएट करती है आपकी चीज़ को, यानी कि जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो उसको सुपीरियर मानते हैं। ओके तो डिफरेंशिएशन आप देखते हो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ सुपीरियर फीचर्स हैं, या फिर आप लोग मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके पास ऐसे है कि दूसरों के पास है ही नहीं, कस्टमर सर्विस आपकी बेटर है, या ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, या फिर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी अच्छी है उसकी और प्राइस कॉम्पिटिटिव है। तो इस तरह की कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हो। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कौन सी आपके प्रोडक्ट के लिए बेटर रहेगी वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और वो डिसाइड करने के बाद आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एडवांटेज अचीव करने की तरफ जा सकता है। देन कम्स योर वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, जहां पर अपन लोग अभी तक तो इंटरनली देख रहे थे, अब बाहर जाते हैं इंटरनल से। तो एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे। दोनों ऊपर नीचे कौन होगा? तो ऊपर होगा सप्लायर, नीचे होगा अपना कस्टमर, राइट? अगर अपन चेन देख रहे हैं तो सप्लायर से अपन डील किए, वहां से कुछ खरीद के लेके आए, वहां से अपन ने मैन्युफैक्चर किया और कस्टमर को प्रोवाइड किया। तो चेन बना लिए, वर्टिकल लिंकेज बना लिया अपन है, उसके ऊपर अपना सप्लायर होगा, उसके नीचे अपना कस्टमर होगा। तो सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, कस्टमर के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। इसके लिए अपन देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट? आपको याद है? तो वो अपन देखने वाले हैं वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस आपका ये होता है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वैल्यू शॉप मॉडल और सर्विस वैल्यू चेन। इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं? सो वैल्यू शॉप मॉडल और सर्विस वैल्यू चेन के अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि जो वैल्यू चेन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, जहां पर अपन लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपना बेसिकली सर्विस सेक्टर में नहीं रख पाते, क्योंकि सर्विस सेक्टर में हम लोग इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर रॉ मटेरियल को यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कोई प्रॉब्लम को ढूंढ के उसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो वो सोल्यूशन प्रोवाइड करना आपकी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। तो सर्विस वैल्यू चेन उसके लिए बनाया गया है, वैल्यू शॉप मॉडल बनाया गया है, जहां पर प्राइमरी एक्टिविटीज चेंज हो जाती है बट सेकेंडरी एक्टिविटीज तो सेम ही रहने वाली है। सो प्राइमरी एक्टिविटीज अपने को ये बताई गई है यहाँ पर कि सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम ढूंढ लो, वो प्रॉब्लम को अपना बना लो। ओके प्रॉब्लम ढूंढ लिया आपने, डिसाइड कर लिया ढूंढने के बाद कि इसको आप सॉल्व करने वाले हो। सो यू हैव अक्वायर्ड द प्रॉब्लम, उसको आपने सॉल्व किया। तो अब आप सॉल्व करने के बाद सोल्यूशंस निकाल रहे हो। आप कभी भी एक सोल्यूशन नहीं निकालोगे, आप मल्टीपल सोल्यूशन के साथ वर्क करोगे। तो आपने मल्टीपल सोल्यूशन निकाल दिए, अब उसमें से आप बेस्ट सोल्यूशन आपको कौन सा लगता है वो सिलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद फाइनली यू विल एग्जीक्यूट द सोल्यूशन। एंड द लास्ट स्टेप इज ऑलवेज टू कंट्रोल द सोल्यूशन, यानी कि आपने जो भी किया है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वहां से आपका पूरा चेन बनते जाता है, और आपकी जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज रहेगी वो तो सेम ही रहने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। तो इस तरह से अपना वर्क होता है वैल्यू शॉप मॉडल के अंदर भी, एंड यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।